हेलो दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड विज्ञान की क्लास 9 की किताब से ये दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि आप लोग किताब और पेंसिल साथ लेकर बैठेंगे ताकि ज़रूरी पॉइंट जो भी हो वो आप बुक में ही टिक कर लें या नोट डाउन कर लें। किताब और पेन, कॉपी, पेंसिल जो भी पढ़ने वाला सामान है, आप एक पढ़ने वाले स्थिति में आ जाइए कि आपको अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग मिश्रण के प्रकार, उसके विलयन, निलंबन आदि के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ईडू हब विद प्रगति। इसमें मैंने पीडीएफ दिए हैं। चैप्टर 1 में एमसीक्यूज जितने भी दिए गए हैं उसका पीडीएफ है, क्योंकि आप लोग के क्लास में मतलब क्लास 9 में 50 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। तो उसका मैंने चैप्टर 1 में अबाउट 100 क्वेश्चन से एमसीक्यूज़ हैं, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपके सारे डाउट जो होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक तो नंबर ऑफ़ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी पीडीएफ होगा मैं इसमें अपडेट करते जाऊँगी। ये हमारा जो है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। प्योर होता क्या है, शुद्ध क्या होता है? शुद्धता के बारे में इसमें बताया गया है, लेकिन मेन जो है ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। शुद्धता क्या है, इसमें मेन यही बताया गया है कि जो हम भी आसपास देखते हैं वो शुद्ध नहीं है वैज्ञानिक रूप से। वैज्ञानिक ऐसे तो लिखा रहता है कि शुद्ध घी, शुद्ध नमक, शुद्ध दूध, लेकिन असली में वो शुद्ध नहीं है। वैज्ञानिक रूप में देखेंगे तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ क्यों का रीज़न दिया गया कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना, तो जिसको हम लोग अगर शुद्ध करें तो उसका मतलब यही है कि उसके कहीं से उठाएंगे उसका कण जो होगा वो एक ही प्रकार का होगा, उसे ही हम शुद्ध कह सकते हैं। इसीलिए जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है घी का, दूध का, ये सब एक तरह का मिश्रण है। मिश्रण का यहाँ पे आपको डिफिनीशन दिया हुआ, परिभाषा दिया हुआ। मिश्रण क्या है? पहला टॉपिक यही है कि मिश्रण क्या है। तो मिश्रण वह पदार्थ है जो एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। मिश्रण किसे कहते हैं? तो मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों और यौगिक से मिलकर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। ठीक है, या मिश्रण वह पदार्थ है जो एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि पेय पदार्थ हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब क्या हुआ, एक मिश्रण है। एग्जाम्पल में आपका ये हो गया। आइए मिश्रण के प्रकार देखते हैं। मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। ये आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, क्रियाकलाप दिया हुआ है। इसमें ये आपको समझाने के लिए दिया हुआ है कि आखिर मिश्रण दो प्रकार दिया गया है वो किस तरह के मिश्रण होते हैं। इसमें है कि दो बीकर ले लीजिए। बीकर उसको बोलते हैं, शीशा का जो गिलास होता है ना उसको बीकर बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट आप जाइएगा लैब में तो उसमें ज़्यादातर शीशा का ही सामान रहता है, क्योंकि उसमें जो रिएक्शन है वो कम होता है, इसीलिए शीशा में ही सब हम लोग रिएक्शन देखते हैं। तो उसमें एक कॉपर सल्फेट, 2 गिलास लिया है, बीकर लिए हैं, उसमें एक में क्या कॉपर सल्फेट डाल दे रहे हैं और दूसरे में भी 2 चम्मच, मतलब एक में 1 चम्मच डाल रहे हैं, दूसरे में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं, और उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका मतलब एक देखेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन होता है। और मेन कॉपर सल्फेट यही दिखाएगा कि एक कॉपर सल्फेट 2 बीकर लिए, दोनों में कॉपर सल्फेट, एक में 1 चम्मच, एक में 2 चम्मच, और जैसे जैसे हम गर्म करेंगे उसमें और मिलते जाएगा। और साथ ही सब जगह अगर उसमें चम्मच से उठा रहे तो हर वो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, तो हर चम्मच ब्लू ही कलर का होगा, तो उसको यहाँ बताया गया कि ये समांगी मिश्रण इसको कहेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल दिया गया कि विसमांगी मिश्रण के एक तीसरा बीकर लेते हैं, उसमें हम मिट्टी मिला दिए या लोहे का छीलन या नमक और सल्फर या तेल और पानी मिला दिए, तो वो सब क्या हुआ, तो वो सब हो गया विसमांगी मिश्रण। ठीक है, तो मिश्रण का यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको बताया है। ऐसे देखा जाए तो मिश्रण 2 तरीके से होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, समांगी और विसमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। तो
मिश्रण के दो जो प्रकार हैं वो हैं समांगी और विसमांगी मिश्रण। होमोजीनियस समांगी मिश्रण को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं। यह वह मिश्रण है जिसमें अवयव पूरे मिश्रण के रूप में समान रूप से मिश्रित होते हैं और उनका संघटन हर जगह एक समान होता है। ठीक है, होमोजीनियस मिश्रण अगर आपको देखना है तो जो शरबत हम लोग बनाते हैं, मतलब नींबू हटा दीजिए या नींबू अभी रहने दीजिए, पानी में चीनी जो मिलाते हैं वो एक समांगी मिश्रण है। ठीक, उसको क्योंकि उसमें हर चम्मच हम उठाएंगे, अगर उसको टेस्ट किए वो मीठा लगेगा, हर चम्मच देखने में वैसा ही दिखेगा, उसका जो अवयव है वो समान रूप से हर जगह मिला हुआ है, उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। दूसरा हो जाता है विसमांगी मिश्रण कि जैसे कि हम पानी लिए, पानी में हम मिट्टी मिला दिए, मिट्टी ऐसे घोल के फिर उसमें से एक चम्मच कहीं से उठा रहे हैं या एकदम नीचे, कभी कभी क्या होता है मिट्टी थोड़ा देर छोड़ दीजिए तो नीचे आ जाता है और ऊपर रहता है, तो वो मतलब अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से दिखेगा। ठीक है, वह मिश्रण होता है जो विभिन्न पदार्थों के कारण समान रूप से आपस में नहीं मिले होते हैं। इसके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है और इनके घटकों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये हो गया विसमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। मुझे लगता है आप एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं। फिर अब आते हैं विलयन। विलयन क्या होता है? विलयन को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन मिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। देखिए यहाँ हम आपको बता देते हैं, दूध जो होता है, आप दूध कहेंगे कि दूध जो है वो हम एक गिलास लिए, उसमें दूध लिए, उसका हम एक चम्मच उठाएं, देखें कि वो दूध और सब दूध समान है, तो यानी ये समांगी मिश्रण है? नहीं, ये एक्सेप्शन है, दूध जो है वो विसमांगी मिश्रण हुआ। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। विलयन से आप ये मत समझिएगा, विलयन को हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं विलयन को सॉल्यूशन। विलयन से आप लोग ये मत समझिएगा कि ये हमेशा लिक्विड ही रहेगा, ये हमेशा तरल या द्रव में ही रहेगा, एक घोल जैसा रहेगा। जो सॉल्यूशन होता है वो ठोस भी होता है और गैसीय भी होता है। विलयन, ठोस विलयन का एग्जाम्पल है मिश्र धातु। मिश्र धातु में हम दो धातु को मिश्र करते हैं, मिश्रण करते हैं दोनों धातु का समान एक अच्छे रेशियो में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ठोस विलयन। और गैसीय विलयन का एग्जाम्पल है वायु। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आर्गन, ये सब मिक्स रहता है हमारे वायु में, तो उसको गैसीय विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हो, जैसे नींबू जल हो गया, सोडा जल हो गया, ये सब हो गया आपका विलयन में आ गया। ठीक है, फिर विलयन में यहाँ एक पॉइंट है कि विलयन के कणों में समांगिकता होती है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया कि नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। ये हो गया। मिश्र धातु के बारे में एक पॉइंट जान लीजिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं? ये होता है, ये धातुओं का कैसा मिश्रण होता है? समांगी। पूछेगा कि मिश्र धातु कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण या असमांगी मिश्रण है, तो यहाँ बोलेंगे समांगी मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि मिश्र धातु अगर हम एक पीतल लेते हैं, पीतल कहीं से भी टुकड़ा लेंगे वो पीतल पीतल ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि जिंक हमको अलग दिखेगा, कॉपर हमको अलग दिखेगा। ठीक है, ये समांगी मिश्रण है, भौतिक प्रक्रिया द्वारा इसे पृथक नहीं किया जा सकता। यहाँ भी मिश्र धातु में एक्सेप्शन है कि हम तो बोलते हैं कि मिश्रण है तो उसे हम आसानी से हाथ से अलग कर ले रहे हैं या चलनी से चाल के अलग कर ले रहे हैं, लेकिन मिश्र धातु को हम लोग आसानी से अलग नहीं कर सकते। इसके लिए एक विशेष प्रकार की विधि प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसे हम आगे के चैप्टर में जानेंगे। इसे पृथक भौतिक प्रक्रिया द्वारा इसे पृथक नहीं किया जा सकता, फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं, पृथक पृथक संगठन रखते हैं। ठीक है, जो इनके घटक के गुण है, जिंक है, जिंक का भी इसमें तुमको जो भी गुण है वो दिख जाएगा, कॉपर का भी गुण दिख जाएगा मिश्र धातु में। ठीक है, भले इसको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता हो, लेकिन दोनों घटक का अपना गुण दिख जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आ सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे पढ़ते हैं, विलयन कितने, विलयन में मतलब क्या क्या होता है। एक तरह से मान लें कि ये एक पानी मतलब बीकर है, इसमें आप पानी और इसमें मिला देते हैं चीनी। ठीक है, ये घोल के हम लोग बोल दिए विलयन है। विलयन के दो भाग होते हैं, इसका होता है विलायक और विलय। विलायक मतलब विलायक, देखिए वर्ड बड़ा है ना, चार शब्द से मिलकर बड़ा, विलायक यानी ये बड़ा चीज़ है। ठीक है, विलय ये तीन शब्द से बना, ये छोटा चीज़ है। तो विलायक जिसमें मिलाया जाए, यहाँ बड़ा चीज़ क्या हुआ? जल और चीनी में से क्या बड़ा हुआ? जल है, जल ज़्यादा है, मतलब बड़ा मतलब ज़्यादा। कौन सा ज़्यादा हुआ? तो
पानी ज़्यादा, तो पानी क्या है, विलायक है। और इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, चीनी। चीनी इसमें क्या है, विलय है, ठीक है। और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। ये आप लोग समझ गए, विलय, विलयन और विलायक। विलयन क्या होता है, जब विलय विलायक मिल जाए उसको विलयन बोलेंगे। विलायक का क्या होता है, यहाँ पे आपको परिभाषा दिया हुआ है कि विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता हो उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः जो कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला हो, जो अपने में घुलाता है उसे विलायक कहते हैं, और जो घुलता है उसे विलय कहते हैं। हम आपको सिंपल भाषा में विलायक ज़्यादा दिख रहा है, यानी जो ज़्यादा मात्रा में रहता है उसे विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में रहता है उसे विलय कहते हैं। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे जल और चीनी और पानी मिला रहे हैं। इसमें क्या है, जल जो है वो तरल है, चीनी जो ठोस है, ये दोनों मिलके विलयन बन जा रहे हैं। आयोडीन और अल्कोहल, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड। सॉलिड लिक्विड बन के आपका बन जा रहा है अल्कोहल। ये हो गया वात युक्त पेय। वात युक्त जो सोडा, कोको कोला, थम्सअप ये सब पीते हैं, तो ये सब क्या होता है कि पानी में गैस मिलाया जाता है, ठीक है, CO2 गैस मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तब ये वात युक्त पेय मिलता है। वात मतलब होता है वायु, वायु से युक्त पेय। फिर होता है वायु का भी सॉल्यूशन है, गैस गैस मिलके, वायु जो होता है गैस में गैस मिला रहता है। और ये देखिए कि नाइट्रोजन को, यहाँ एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि नाइट्रोजन को वायु का विलायक बोला जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है हमारे वायु में 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है, 21% ऑक्सीजन और बाकी कार्बन आर्गन जो भी होता है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, विलायक, और सब कम मात्रा में रहता है। यहाँ विलयन के कुछ गुण दिए गए हैं। विलयन के गुण हैं, क्या क्या गुण हो सकते हैं विलयन के। विलयन यानी सॉल्यूशन, विलयन एक समांगी मिश्रण है। यहाँ पे देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं। हम लोग अभी तक यही पढ़े हैं कि ये मिश्रण क्या होता है, वो सब देख लीजिएगा, शुद्धता क्या होता है, समानता। मिश्रण क्या है, मिश्रण के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि मिश्रण जब दो तत्वों को मिलाते, दो तत्व यौगिक को मिलाते तो मिश्रण बनता है। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी और असमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण में सारे तत्व समान होते हैं, विसमांगी मिश्रण में अलग अलग होते हैं, ठीक है। विलयन, हम फिर मिश्रण के बाद हम लोग पढ़े हैं विलयन। विलयन किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हो, ठीक है, उसे विलयन कहते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं, जैसे कि विलय और विलायक। विलय और विलायक में विलायक किसे कहते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में हो, जिसमें विलय मिलता हो, जो ज़्यादा मात्रा में हो उसे विलायक, और जो कम मात्रा में उसे विलयन कहते हैं, ठीक है। यहाँ समांगी मिश्रण जो विलयन हम लोग पढ़े, मिश्र धातु भी एक तरह का विलयन है। आप विलयन से ये मत कन्फ्यूज होइएगा कि विलयन हमेशा लिक्विड स्टेट में यानी तरल अवस्था में रहता है। विलयन सॉलिड भी हो सकता है, गैसीय भी हो सकता है। सॉलिड में हो गया मिश्र धातु, गैसीय में हो गया वायु। यहाँ विलयन के कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, चीनी और जल, आयोडीन और अल्कोहल, वातयुक्त पेय और वायु, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, यहाँ तक आप लोग जान गए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि विलयन के गुण क्या क्या है। विलयन के गुण में आ जाता है समांगी मिश्रण। विलयन एक समांगी मिश्रण, ये सब पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा, ये आता है एग्जाम में कि विलयन क्या होता है और विलयन के 5 गुण बताएं, ठीक है। तो 5 गुण में आपका आ जाएगा कि ये समांगी मिश्रण है। इसके कण का व्यास जो होता है वो 1 नैनोमीटर होता है। nm मतलब नैनोमीटर, नैनोमीटर को 10⁻⁹ मीटर भी लिखते हैं, ठीक है। विलयन के कण, और एक हो गया पॉइंट कि समांगी हो गया, दूसरा हो गया कि उसका हम बताएंगे कि कितना बड़ा है, आकार बता दिए कि 1 नैनोमीटर उसका व्यास है। तीसरा हम लोग कहेंगे कि विलयन में से जो विलयन अगर हम लोग ले रहे हैं तो इसमें से अगर हम यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं तो क्या ये प्रकाश गुजर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें कि प्रकाश के कारण फैलते नहीं हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। क्या होता है कि विलयन में सब समान रूप से हैं, एकदम उसमें पता ही नहीं चलेगा कि कुछ मिला भी हुआ है। मतलब पानी में अगर चीनी मिला के तुम ऐसे रख दोगे शीशा वाला पानी में, तो पता चलता है कि ये पानी है या मतलब कुछ और इसमें मिला हुआ है, नहीं पता चलता है। तो इसमें से अगर तुम जब टॉर्च बारोगे इधर से, तो क्या होता है कि हम लोग को दिखता नहीं है, रास्ता नहीं दिखता है कि लाइट जो है यहाँ से यहाँ गया, नहीं दिखेगा। हम लोग अगर लाइट जला रहे हैं शीशा के बीच में नहीं दिखेगा कि जा रहा है। लेकिन वही अगर थोड़ा सा उसमें गंदगी मिला हो, एकदम प्योर पानी की बात, ये प्योर पानी की बात कही जा रही है, अगर इसमें थोड़ा सा कुछ मिला हो तो हमें दिख जाता है, ठीक है, हमें रास्ता दिखेगा। यहाँ से टॉर्च जलाएंगे ना तो यहाँ ये जो है रास्ता, यहाँ से हमें दिखेगा कि कैसे प्रकाश जा रहा है। तो यहाँ हम लोग का पॉइंट क्लियर हो जाता है कि पहला हो गया कि विलयन समांगी, दूसरा
1 नैनोमीटर का है। तीसरा कि प्रकाश की किरणों को फैलाती नहीं है, इसीलिए प्रकाश का मार्ग जो होता है इसमें दिखाई नहीं देता है। तीसरा कि छानने की विधि से इसको अलग नहीं किया जाता। छानने की विधि मतलब इसमें फिल्टर पेपर, एक पेपर होता है फिल्टर पेपर, पतला सा रहेगा, जैसा कि टिश्यू पेपर आता है ना, उसी टाइप का, हल्का और रुखरा टाइप से, वो वाइट कलर में होता है फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर से जब हम लोग विलयन को छानेंगे तो अलग हम लोग फिल्टर पेपर से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ना ही इसको सान छोड़ेंगे तो अपने आप नीचे बैठने वाला है, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, और 5वें पॉइंट में आप इसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा, जो कि नींबू, चीनी, अल्कोहल, आयोडीन, ये सब जो है, ये सब वातयुक्त पेय, वायु, ये सब दे दीजिएगा, ठीक है। ये 5 गुण हो गए। अब आते हैं विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो 2 टाइप का होता है। एक होता है कि तनु, तनु मतलब कम सांद्र होगा, तनु मतलब छोटा, हम लोग ऐसे हिंदी भाषा में तनु मतलब छोटा बोलते हैं, तो तनु यानी कम सांद्र। सांद्र यानी संतृप्त, मतलब वो एकदम तृप्त हो चुका है, मतलब उसमें हम और पानी और हम विलय नहीं मिला सकते। जैसे कभी कभी होता है कि एकदम मीठा हो जाना है शरबत उसमें और चीनी मिला रहे तो मिल ही नहीं रहा है, नीचे बैठ जा रहा है, उसको बोलेंगे कि वो संतृप्त हो चुका है। तनु और संतृप्त तुलनात्मक शब्द हैं, दोनों, मतलब तनु मतलब कम हुआ, सांद्र मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हुआ। लेकिन उसको अगर हम लोग थोड़ा गर्म कर देते हैं पानी को, तो उसमें और चीनी हम लोग मिला सकते हैं। जब हम लोग चाशनी वाशनी बनाते हैं तो थोड़ा सा पानी में चीनी और डालते हैं और गाढ़ा करके एकदम गर्म कर देते हैं। किसी निश्चित तापमान पर उतने ही विलेय पदार्थ घुला सकते हैं जितनी विलयन की क्षमता होती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम लोग ये कहेंगे कि निश्चित तापमान पर यदि किसी विलयन में विलेय के पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब अगर हम उसमें और विलय नहीं घुला पा रहे हैं, यानी वो संतृप्त है, ठीक है। घुलनशीलता मतलब क्या होता है, घुलाना मतलब क्या होता है, तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसी को घुलनशीलता कहते हैं। सॉल्युबिलिटी, एक वर्ड इंग्लिश में, सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि जितना हम घुला पा रहे हैं उसमें, उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ये आता है, सॉरी, घुलनशीलता किसे कहते हैं, तो घुलनशीलता को आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक इसको डेफिनेशन लिख लीजिएगा। फिर होता है असंतृप्त किसे कहेंगे, यदि एक विलयन में विलेय की पदार्थ है जितना होना चाहिए, देखिए जितना होना चाहिए उतना पहुंच गया, जितना संतृप्तता का लेवल है वहां तक पहुंच गया, नहीं संतृप्त, जितना संतृप्तता का चाहिए मात्रा उससे मेरा कम मात्रा, तो उसको हम बोलेंगे असंतृप्त, ठीक है। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, विलयन की सांद्रता मतलब यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल्स आ गया। न्यूमेरिकल्स मतलब केमिस्ट्री में अगर गुना भाग करें उसको न्यूमेरिकल्स बोलते हैं हम लोग, तो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे थोड़ा बहुत जानने को मिलता है। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, यहाँ विलयन की सांद्रता का आपका डेफिनेशन दिया हुआ है। विलयन मतलब हम सॉल्यूशन, पानी में चीनी मिलाएं, ठीक है। हम ये आपको एकदम इजी एग्जांपल पानी में चीनी का दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको डे टू डे हम लोग यूज़ करते हैं, घोल बनाते हैं गर्मी में, तो और हम लोग नींबू पानी पियेंगे, तो ये आपको समझने में आसान रहेगा कि विलयन, विलेय, विलायक, ये सब समझ गए। अब विलयन की सांद्रता का हम लोग निकालते हैं उसको, विलयन की सांद्रता आप लोग समझ गए क्या हुआ, और उसको कितना नाप कि कितना नाप सकते हैं। तो विलयन की मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को या विलेय के पदार्थ की मात्रा को जो विलयन में दी गई मात्रा या आयतन में उपस्थित है उसे सांद्रता कहते हैं, ठीक है। मतलब विलयन में जो घुले हुए विलेय की मात्रा है उसे सांद्रता कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक भी जो है ना वो भी आपका हो जाएगा डिफिनेशन। यहाँ से विलायक की मात्रा से लेकर विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग, अगर आप विलयन की सांद्रता है तो फिर उसके बाद ये भी लिखिएगा, विलयन की सांद्रता इक्वल टू विलेय, छोटा वाला ऊपर लिखेंगे, बड़ा वाला नीचे लिखेंगे। छोटा वाला यानी विलेय की मात्रा, और बड़ा वाला मतलब विलयन, या विलयन भी लिख सकते हैं या विलायक भी लिख सकते हैं। विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा, विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, दोनों से हम लोग विलयन की सांद्रता का पता चलता है। विलयन की सांद्रता को दर्शाने में बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 विधि के बारे में चर्चा करेंगे। एक है विधि विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत द्रव्यमान से निकालेंगे, और दूसरा आयतन से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ एक हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे कि विलायक क्या है, विलेय क्या है, और वहाँ ग्राम। विलेय कितना है, विलेय क्या है, नमक, नमक कितना है 40 ग्राम। यहाँ पे विलायक ऐसे कर लेंगे, विलायक कितना है
विलायक है 320 ग्राम। विलायक में क्या है, जल, जल कितना है 320 ग्राम। ठीक है, इसको जो न्यूमेरिकल में आता है इसको हम पहले क्या करेंगे कि एक जगह अलग से लिख लेंगे कि हल में कि विलेय कितना है, विलायक कितना है। ठीक है, और पूछ रहा है इसमें कि विलयन की सांद्रता कितनी होगी। विलयन की सांद्रता यहाँ पे है। विलयन की सांद्रता का हम बताएं कि पहले छोटा वाला लिखेंगे, उसका बटा में करेंगे बड़ा वाला, मतलब विलेय ऊपर और विलायक या विलयन नीचे। तो इसमें हम लोग को सॉरी, इसमें क्या बताया है, किसका मात्रा बड़ा वाला में दिया है, विलायक का, तो विलेय बटा विलायक करेंगे। अच्छा, द्रव्यमान से निकालना है, द्रव्यमान से निकालना है तो विलयन लेंगे, ज़्यादातर विलयन में ही लेना ज़्यादा अच्छा है विलायक की जगह। तो यहाँ पे विलयन में लिया गया है, तो विलयन का द्रव्यमान माना गया है। तो विलयन का द्रव्यमान हुआ 40 + 320, तो ये हो गया आपका 360। और विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में निकालने के लिए ऊपर विलय लिखे 40 और 360 लिखे, और उसको प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से हम लोग गुना कर दिए, तो ये आ गया 11.1%। मेन आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये वाला। द्रव्यमान, किसी में द्रव्यमान दिया रहेगा केजी में, किसी में आयतन दिया रहेगा, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और नीचे विलयन का आयतन कर देंगे और उसको 100 से गुना कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। निलंबन क्या होता है, निलंबन यानी सस्पेंशन, सस्पेंशन वाला निलंबन, लंबा लटका हुआ हो जो, मतलब हमें ये निलंबन क्या हुआ, निलंबन का मेन एग्जांपल मेरे सामने यही रहता है कि अगर आप पानी में हम मिट्टी घोल दें, जो उसमें घुलता नहीं है, लटका रहता है बीच में, अच्छे से घुलेगा भी नहीं, अच्छे से अलग भी नहीं रहेगा कि कुछ एकदम अलग ही है, उसमें बीच में लटका रहेगा। निलंबन है कि ना घुल ही पा रहा है ना अलग ही निकल पा रहा है। तो निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये डिफिनेशन हुआ, मतलब ये घुलता नहीं है, उसमें हमें आंखों से दिख सकता है। ये घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। सब जगह थोड़ा थोड़ा, समष्टि मतलब सब जगह निलंबित रहते हैं और सब जगह थोड़ा थोड़ा रहता है। इसका आपका गुण है निलंबन के, जैसे सॉल्यूशन का आपको गुण धर्म पूछा गया था, वैसे निलंबन का पूछा जाएगा। तो निलंबन क्या है, एक विसमांगी, सॉल्यूशन क्या था, समांगी, निलंबन है विसमांगी। सॉल्यूशन को हम लोग उसके कण आँख से नहीं देख सकते थे, इसके कण हम लोग आँख से देख सकते हैं। निलंबन में प्रकाश की किरणें फैला देती हैं और मार्ग दृष्टिगोचर होता है, मतलब प्रकाश दिखेगा पानी से। जैसे देखिए टॉर्च जल रहा है, गिलास रखा हुआ है, गिलास का इसमें प्रकाश दिखेगा। सॉल्यूशन होगा प्योर वाला तो उसमें नहीं दिखेगा, निलंबन में दिखेगा। जब सांस छोड़ देंगे तो कण अपने आप नीचे बैठ जाएगा। जैसे कि पानी में वही मिट्टी डाले, थोड़ा देर बाद सांस छोड़ देंगे तो देखेंगे कि मिट्टी नीचे बैठ गया है। अब आता है कोलाइडल। पहले पढ़े विलयन, फिर पढ़े निलंबन, फिर अब पढ़ रहे हैं कोलाइडल। विलयन का एग्जाम्पल था चीनी पानी, निलंबन का एग्जाम्पल है पानी में मिट्टी, और कोलाइडल का एग्जाम्पल है दूध। ठीक है, दूध हम पहले आपको एग्जाम्पल बता दे रहे। कोलाइडल का यहाँ पे दिया हुआ कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कण, मतलब निलंबन के आकार की अपेक्षा इसके कण छोटे रहते हैं, और सॉल्यूशन जो होता है विलयन से इसका जो कण होता है वो थोड़े बड़े रहते हैं। ठीक है, यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। जैसे दूध है, दूध देखने में लगता है सब समांगी है, लेकिन वास्तव में यह विसमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रकाश का कण दिखेगा, मार के नहीं दिखेगा, तो इसमें क्या होता है टिंडल इफेक्ट होता है। ये पूछता है एग्जाम में कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। यहाँ पे प्रकाश की किरणें जा रही हैं और थोड़ी फैल जा रही हैं, इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट आप लोग आम अपने घर भी देखते होंगे, घर में सुबह सुबह उठ रहे हैं, घर अंधेरा, घर में एक छोटा सा जो वेंटिलेटर है वहाँ से धूप आ रहा है या कहीं से धूप आ रहा है, वो क्या होता है छोटा ही जगह हुआ ना, छोटा एक सुराख है, वहाँ से जब धूप आ रहा है तो पूरे रूम में फैल जा रहा है, और वो हम लोग को दिखता है कि कैसे उसका रोशनी ऐसे फैला हुआ है।
और उसके कण जो होते हैं उसमें छोटे 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 कण भी दिखते हैं, ऐसे फैला हुआ रहता है, कहीं दीवार से आ रहा है रोशनी फैला, उसमें कण जो इधर उधर जिगजैग कर रहे होते हैं, तो वो जो होता है टिंडल इफेक्ट होता है कि एक छोटे से जगह से आके पूरे रूम में फैल जाना। या जंगल में जाइएगा तो जंगल एकदम घना जंगल, उसमें कहीं कहीं से धूप का रोशनी आ रहा होता है छोटे छोटे जगहों से, उसको भी टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे कोलाइडल में और भी चीज़, जैसे कोलाइडल में दूध तो हो गया, कोलाइडल में भी अलग अलग प्रकार के कोलाइडल होते हैं, जैसे कि एरोसोल कोलाइडल, मतलब एरो मतलब एयर से रिलेटेड, एयर मतलब हवा, एरोसोल, तो इसमें एरोसोल लिखा है ना, एक एयर होगा दूसरा कोई सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल हो गया जैसे इसमें द्रव और गैस मिला हुआ, एरोसोल में द्रव गैस मिला हुआ, इसमें हो गया कोहरा, बादल, कुहासा, इस सबको एग्जाम में यही पूछता है कि एग्जाम में पूछेगा कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइडल है, एरोसोल है, फोम है, इमल्सन है, सोल है, क्या है, तो कोहरा क्या है, एरोसोल है। धुआं क्या है, धुआं भी एरोसोल है। ठीक है। सेविंग क्रीम जो होता है वो क्या है, फोम है। दूध क्या है, दूध कोलाइडल है, तो किस प्रकार का कोलाइडल है, तो इमल्सन कोलाइडल है। ठीक है। दूध कैसा है, इमल्सन कोलाइडल है, याद कर लीजिए कि इमल्सन एक प्रकार का कोलाइडल है, इमल्सन, ई से स्टार्ट होता है, इमल्सन, ये होता है दूध। सोल इसमें मेन दूध का याद कर लीजिए, कोहरा और धुआं का याद कर लीजिए, कोहरा, धुआं, बादल, ये सब एरोसोल हुआ, दूध इमल्सन हुआ। ठीक है। और पनीर, मक्खन, ये सब जेल हो जाता है, ठोस, सोल, रंगीन, ये सब उतना नहीं आता है। दूध का और कोहरे, धुआं का याद रख लीजिए मैंने कि क्या होता है, दूध क्या होता है, इमल्सन। ठीक है। यहाँ पे देखिए टिंडल प्रभाव दिया है कि चाहे घना जंगल है, इसमें से रोशनी आ रहा है, सूर्य का रोशनी ऐसे पूरा फैल जा रहा है, इसी को टिंडल प्रभाव बोलते हैं। क्योंकि इसका ऐसा कुछ टिंडल मतलब नाम था एक वैज्ञानिक का जिसने ये बताया, इसीलिए उसके नाम पे ये टिंडल प्रभाव में पड़ गया। कोलाइडल के गुण धर्म, जैसे हम लोग सॉल्यूशन निलंबन का पढ़े वैसे कोलाइडल का भी गुण धर्म है। कोलाइडल कैसा है, विसमांगी मिश्रण है। समांगी कौन है, बस समांगी है सॉल्यूशन, और कोलाइडल और निलंबन दोनों विसमांगी है। दूसरा हुआ कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये अब खुली आंखों से हम लोग नहीं देख सकते। निलंबन में देख सकते थे, इसमें नहीं देख सकते। दूध का कण हमको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, सब जगह तो वाइट वाइट ही रहता है। और ये इतने इसके कण लेकिन इतने बड़े, इतने छोटे कि हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन इतने बड़े हैं कि इसमें से अगर हम लोग प्रकाश जा रहा है तो हम लोग को दिखाएगा, प्रकाश का मार्ग हम लोग को दिखेगा और प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। ठीक है। इतने छोटे कि हम लोग को दिखाई नहीं देते, इतने बड़े हैं कि प्रकाश का मार्ग चला जाता है। मतलब एक तो ये पृथक रूप से आँख से दिखना, दूसरा प्रकाश वाला एक ऐड कर लेंगे। चौथा हो गया कि सांस छोड़ देने पर नीचे नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, सॉरी, जब इनको सांस छोड़ दिया जाए तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। लेकिन दूध में ऐसा नहीं होता है। छानन और फिर छानन विधि से इनको अलग नहीं किया जा सकता है, इनको अलग विशेष विधि लगती है तब ये अलग हो सकता है। विशेष विधि में आपका अपकेंद्रीय तकनीक हो सकता है, अपकेंद्रीय तकनीक। ठीक है। अपकेंद्रीय तकनीक जैसे बहुत तेज से उसको गोल गोल घुमाना है, जैसे दूध से दही से मक्खन निकालने वाला जो विधि हुआ ना, वो अपकेंद्रीय विधि ही हुआ। वैसे विधि हम लोग कपड़ा सुखाने में, दूध से दही से मक्खन निकालने में वैसे तकनीक का प्रयोग करते हैं, अपकेंद्रीकरण तकनीक बोलते हैं। फिर है यहाँ पे दो चीज़, एक वर्ड यूज हो रहा है, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। ठीक है। इसमें वही विलेय विलायक वाला जैसा बात है ना, वैसे ही ये कोलाइडल में, जैसे वो सॉल्यूशन में था ना विलेय विलायक, वैसे ही यहाँ पे कोलाइडल में हुआ कि कोलाइडल में कहा जा रहा है कि विलेय की जगह, ठीक है, वो परिक्षिप्त प्रवस्था बोल रहे हैं। विलेय पदार्थ की तरह का घटक, विलेय जो छोटा वाला कम मात्रा में जो यूज हो रहा है, उसको पदार्थ की तरह घटक या प्रक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। डिस्पर्स्ड फेज विलेय का भाग हुआ, मतलब उसमें जो मिला रहता है, जो मिला रहे हैं वो डिस्पर्स, जिसमें मिलाया जा रहा है उसको डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं। विलायक की जगह डिस्पर्सिंग मीडियम, परिक्षेपण माध्यम जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, समझने के लिए समझ गए कि जैसे विलयन में होता है विलेय विलायक, वैसे कोलाइडल में होता है परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षिप्त माध्यम। विलेय की जगह परिक्षिप्त प्रवस्था और विलायक की जगह परिक्षिप्त माध्यम, जिसमें मिलाया जा रहा है उसको माध्यम बोल रहे हैं। ठीक है। फिर हो गया ये, इसको अलग कैसे करते हैं,
यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन है कि उदाहरण दीजिए समांगी विसमांगी मिश्रण का, जो हम पढ़ चुके हैं आगे। समांगी मिश्रण क्या करते हैं, विसमांगी मिश्रण अब आप और जान के होंगे कि सॉल्यूशन समांगी हो गया, निलंबर और कोलाइडल विसमांगी हो गया। और एक एक एग्जांपल दे दीजिए, पानी चीनी का और दूध का और मिट्टी और पानी मिलाने का। फिर यहाँ है विलयन, निलंबन और कोलाइडल कैसे भिन्न है। सबका क्या करिए कि 3 खींचिए, विलयन लिखिए, निलंबन लिखिए और कोलाइडल लिखिए और 3 ऐसे लंबा खींच लीजिए और जो जो ये पॉइंट दिया हुआ है वो लिख दीजिए कि समांगी है, विसमांगी। विसमांगी कणों का छोटा होता है, आँखों से नहीं देखा जा सकता, इसका देखा जा सकता है, इसका नहीं देखा जा सकता। प्रकाश की किरणें फैल नहीं जा रही हैं, इसमें मार्ग नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। पृथक करने की विधि क्या क्या है, ऐसे करके आप एक अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है कि संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है। इसमें विलेय कौन सा है, कौन कम है, कम है सोडियम क्लोराइड, तो विलेय कौन हो गया, 36 ग्राम हो गया विलेय। और 100 ग्राम जल हो गया, विलायक क्या हुआ, 100 ग्राम हो गया। ठीक है। और टेम्परेचर ये टेम्परेचर से हमको इसमें कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर बस इसमें आपको भ्रमित करने के लिए लिखा हुआ है। इसमें हम बस देखेंगे विलेय कितना है, विलायक कितना है। अब पूछ रहा है कि इसकी सांद्रता प्राप्त करें, तो हम आपको बताए हैं 36 कम वाले में से ज़्यादा वाला नीचे लिखेंगे और फिर 100 से गुना कर देंगे ये परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ हो गया 36% इसका आंसर होगा। ठीक है। अब होता है कि मिश्रण के घटकों को कैसे अलग करते हैं। तो कुछ मिश्रण तो आसानी से अलग हो जाते हैं, जैसे चावल से कंकड़ निकालना, हाथ से निकाल दिए। कुछ भूसी निकालना चावल से, तो उसको जो ये हवा के माध्यम से निकाल देते हैं, झाड़ के निकाल लेते। तो छन्नी से चालने, हाथ से चुन के, ये सब विसमांगी मिश्रण है, तो उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए कुछ विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रंग वाले घटक हो गए, उसको कैसे अलग करते हैं, तो उसको कैसे अलग करते हैं, वाष्पीकरण के माध्यम से। रंग वाले घटक को हम लोग वाष्पीकरण के माध्यम से अलग करते हैं। यहाँ पूछा है ना कि रंग वाले घटक नीले अथवा काले रंग के सिवाय कैसे पृथक करते हैं, तो वाष्पीकरण से। इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट गर्म नहीं करते हैं, नीचे आग लगाएं, पानी रखे, बीकर रखे, बीकर क्या है, उसमें पानी है, पानी के ऊपर एक प्लेट रख दिया, उसके मुँह पर, उस पर रख दिया स्याही। इसमें क्या होगा, गर्म होगा, ये उबलेगा और इसमें से वाष्पीकृत जो निकल जाएगा और जो बचेगा वो हमारा स्याही अलग होके हमको मिल जाएगा, जो हमको अलग करना है, पृथक करना है। तो डाई जो है, रंग जो है, वो कैसे अलग किया, रंग नहीं, यहाँ पे बोलेंगे घटक, काले रंग का स्याही, रंग हुआ मतलब स्याही मेन हुआ। दूध से क्रीम कैसे पृथक करते हैं, अभी ऊपर हम बताए अपकेंद्रीय विधि वही है। ठीक है। अपकेंद्रीय विधि से हम लोग दूध से क्रीम पृथक करते हैं, यहाँ लिखा है ना, अपकेंद्रीय यंत्र के माध्यम से, अपकेंद्रीय के कारण। इसमें और क्या क्या अपकेंद्रीय से एग्जाम्पल आता है, आप बीपीएससी का भी एग्जाम्पल देखिएगा, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछता है कि रक्त जांच जो होता है उसमें कौन सी विधि से रक्त को अलग किया जाता है, तो वो होता है अपकेंद्रीय विधि। ये भी पूछा है कि कपड़े धोने की मशीन जो होती है, इसमें कौन सी विधि के द्वारा इसमें सुखाया जाता है, अपकेंद्रीय विधि। क्रीम से मक्खन कैसे निकालते हैं, अपकेंद्रीय विधि। ये अपकेंद्रीय विधि बहुत याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आप पूछा जाता है, अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। 2 अघुलनशील तत्वों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। एक तो द्रव हुआ कि अघुलनशील, मतलब जो दोनों आपस में नहीं घुल रहे हैं, जैसे मिट्टी का तेल और जल है, दोनों आपस में नहीं घुलते, तो उसको धीरे धीरे रख देंगे ना अपने आप, तो वो अपने आप धीरे धीरे अलग हो जाता है, उसी से उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। इसको क्या होता है कि धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक में इसका यूज होता है। जैसे लोहा धातु शोधन मतलब ना कि लोहा पहले गंदा होता है, उसमें कुछ और गंदगी मिला रहता है, तो उसके द्वारा उसमें तेल डाल के उसका स्लैग बना दिया जाता है। स्लैग क्या होता है कि नीचे जम जाता है और उससे लोहा अलग हो जाता है। और इसमें यूज जो होता है, इसमें होता है घनत्व के अनुसार। इसमें क्या होगा, जो इसमें पूछा कि 2 अघुलनशील द्रव के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो नीचे बैठ जाता है, जैसे जल है नीचे बैठ गया, मिट्टी का तेल ऊपर आ गया, और ऐसे स्टॉप कॉर्क से धीरे धीरे इधर से निकाल लेंगे, इधर के रास्ते से निकल जाएगा। कहाँ गया, यहाँ से ऐसे, यहाँ से धीरे धीरे ड्रॉप करके निकल जाएगा। अब आते हैं
एक मिनट। अब आते हैं नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे आप अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये ऊर्ध्वपातन, आपको हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ाए होंगे। ऊर्ध्वपातन उसको बोलते हैं जो सीधे सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। ठोस रहेगा हवा में उड़ जाएगा, पानी नहीं बनेगा बीच में, मतलब सोचिए बर्फ से सीधे गैस से बन गया, तो उसको बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड। तो नमक और अमोनियम क्लोराइड मिला है, सॉलिड है तो वो भी नमके जैसा थोड़ा बहुत लगता है, वाइटे रहता है, तो नमक भी वाइट है, दोनों मिला हुआ पता नहीं चला, तो अब उसको अलग करना, तो कैसे अलग करेंगे? उसमें क्या करेंगे कि उसको रखेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे। अमोनियम क्लोराइड क्या है कि वो उड़ जाता है, तो वो क्या होगा, उड़ जाएगा, और बचेगा क्या, नमक। ठीक है, तो यहाँ पे उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे नीचे स्टोव रखा हुआ है, ठीक है, एक प्लेट लिया गया है जिसमें दोनों का मिक्सचर है, और ऊपर से एक कीप से ढक दिया गया है, और ऊपर रुई लगा दिया गया कि कहीं उड़ के ना जाए। तो इसमें क्या होता है कि गर्म करते हैं ना, तो अमोनियम क्लोराइड ऊपर ऐसे जम जाता है, और नीचे बच जाता है क्या, नमक। तो हम लोग अलग कर लिए किस मेथड से, नमक और अमोनियम क्लोराइड को किस प्रक्रिया से अलग किया, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्या काला स्याही में डाई एक ही रंग है? नहीं, अलग अलग रंग है। रंग को अलग अलग करना है। रंग कैसे अलग होगा? जैसे कि एक ही उसमें 3-4 कलर मिक्स है, लाल ब्लू पीला जो भी है, तो उस रंग को कैसे अलग करना है? तो उसको अलग करने के लिए होता है क्रोमेटोग्राफी, उसको बोलते हैं। उसके द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों को पृथक किया जा सकता है। इसमें क्रोमेटोग्राफी जो है, क्रोमेटोग्राफी याद रखना, रंग के मिश्रण को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज होता है? तो रक्त में नशीले पदार्थों का भी प्रयोग होता है, मतलब रक्त में नशीले पदार्थों को अलग करने में भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी का हिंदी नहीं है, वो अंग्रेजी ही है, उसी को देवनागरी लिपि में क्रोमेटोग्राफी लिखते हैं। डाई के क्या क्या क्रोमेटोग्राफी से 3 चीज़ें होती है। एक तो डाई के रंग अलग कर सकते, दूसरा प्राकृतिक रंग के से पिगमेंट अलग कर सकते, तीसरा रक्त में नशीली पदार्थों को अलग कर सकते। रक्त में और जैसे देखो, रक्त में उसके रक्त के जो अलग अलग पिगमेंट है उसको अलग करने के लिए हम लोग अपकेंद्रीय बल का यूज़ करते हैं। लेकिन रक्त में नशीली पदार्थ आ गया, उसके लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। दो घुलनशील, अघुलनशील अगर द्रव्य है तो हम लोग उसका घनत्व देख के अलग कर लिए, लेकिन अगर घुलनशील द्रव्य है तब तो ये प्रॉब्लम हो गई। ये कैसे अलग करेंगे? जैसे एसीटोन और जल, एसीटोन और जल घुलनशील, तेल और जल तो अलग अलग था, धीरे धीरे नीचे बैठ गया तो हम लोग अलग कर लिए, लेकिन एसीटोन और जल ये तो घुलनशील है, इसको कैसे अलग करेंगे? इसको आसवन विधि के द्वारा अलग करेंगे। इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, आसवन विधि। यहाँ पे इसको गरम किए, ठीक है, इसमें है एसीटोन और जल, गरम किए, 100 डिग्री पहुँचा। इसमें क्या हुआ कि इधर धीरे धीरे 100 डिग्री से कम पे ही बॉयल करेंगे, 100 डिग्री नहीं करेंगे, नहीं तो जल भी भाप बन जाएगा। एसीटोन का थोड़ा कम होता है, तो थोड़ा कम पे गर्म करेंगे, तो गर्म करके धीरे धीरे उसको यहाँ कॉन्डेंस करके और धीरे धीरे ड्रॉपलेट में एसीटोन यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। 100 डिग्री से ज़्यादा करेंगे तो जल भी उबलने लगेगा, तब पता नहीं चलेगा किसका वाष्प है। 100 डिग्री से कम पे उबालेंगे। यहाँ आ गया कि आसवन विधि किसे कहते हैं। यही इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं और जिनके घटकों में क्वथनांकों के मध्य अंतराल कम होता है, मतलब अंतराल अधिक होता है। क्वथनांक में अंतराल अधिक होगा और गर्म करने पे उनके विघटित नहीं होंगे। ठीक है, ये किसी किसी को प्रभाजी आसवन विधि भी कहते हैं। प्रभाजी यहाँ पे ये जो चीज़ है ये प्रभाजी बोलते हैं इसको, प्रभाजी आसवन। ये कब होता है? जब क्वथनांक का अंतर बहुत कम है। देखो, क्वथनांक का अंतर ज़्यादा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसी का 25 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 100 डिग्री सेल्सियस, एकदम अंतर बहुत ज़्यादा का है, तो उसके लिए आसवन विधि का यूज़ करेंगे। लेकिन अंतर बहुत कम का है, मतलब दोनों के बीच में अंतर 25 केल्विन से कम का हो,
ठीक है, उसके लिए मतलब कि कोई एक क्या बोलते हैं कि एक 75 डिग्री सेल्सियस है, एक 100 डिग्री सेल्सियस है, एकदम कम का है, थोड़ा सा एकदम बढ़ा दिए तो फिर दोनों से तो उसके लिए हम लोग प्रभाजी आसवन विधि, एक आसवन हो गया और थोड़ा टिपिकल हो गया तो उसको प्रभाजी आसवन बोल दिया। वो कहाँ कहाँ यूज होगा प्रभाजी आसवन? आसवन विधि हो गया जल और एसीटोन, और प्रभाजी आसवन हो गया पेट्रोलियम के उत्पाद हो गए या वायु में बहुत सारा मिक्सर होता है उसको अलग करना हुआ तो प्रभाजी आसवन का यूज होगा। प्रभाजी किसे बोलते हैं? एक नाली होती है जो कि शीशे गुटके से भर जाती है, गुड़ के वाष्प को ठंडा और संघनित होने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, ये हो गया, देख लीजिएगा आसवन विधि है। थर्मोमीटर यहाँ लगा, ये बीच में थोड़ा सा लगा हुआ कॉर्क, और फिर यहाँ से जाके यहाँ ड्रॉपलेट बनता है। वायु से गैस को कैसे प्राप्त कर, पिछले फर्स्ट चैप्टर में ऐसा था कि वायु से हम लोग जल बना सकते हैं कि नहीं, वो तो अलग था। यहाँ पे है कि वायु से गैसों को कैसे प्राप्त करें तो उसका एग्जाम्पल है प्रभाजी आसवन द्वारा। इसमें क्या करेंगे कि वायु को रखेंगे, वायु का और दाब बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे, ठंडा करेंगे और दाब प्रेशर बढ़ा देंगे वायु का, और इससे क्या होगा धीरे धीरे कंप्रेस होगा और थोड़ा सा कंप्रेस करते जाएंगे, उससे वायु जो है द्रव्य वायु में चेंज होगा और उसको बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा वो बन जाएगा आपका द्रव्य में। ये आपका इतना ज़रूरी नहीं है, इसको हटा ही दीजिए, ठीक है, इसको भी रहने दीजिए। यहाँ पे आ गया प्रभाजी आसवन कैसे होता है, कैसे कैसे काम करता है। यहाँ पे आपको डायग्राम समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ से हम वायु आया, ठीक है, वायु को ठंडा किए, दाब बढ़ाएं, टेम्परेचर कम किए, दाब बढ़ाएं, ठीक है, और दाब बढ़ाते बढ़ाते इसमें क्या होगा गर्म वायु यहाँ भी आया ही है क्योंकि थोड़ा गर्म है तो ये भी गर्म ही है। फिर यहाँ क्या होता है कि यहाँ ये ठंडा, इसमें जो है एकदम ठंडा पानी इससे गुजर रहा है, तो जब गर्म वायु इधर से आता है और ये ठंडा पानी ठंडा रॉड से संपर्क में आके ठंडा हो जाता है। जब ठंडा होता है, ठंडा वायु है, अभी ठंडा वायु यहाँ पर होता है और कंप्रेस होकर यहाँ पे शुष्क और ठंडा उसको किया जाता है, शुष्क बर्फ यहाँ ला के, और ठंडा होकर ये धीरे धीरे द्रव वायु में कन्वर्ट हो जाता है। द्रव वायु में आता है, इसमें ऊपर नाइट्रोजन ऑर्गन वो अभी गैसी में है तो वो ऊपर से निर्गत हो जाता है और ऑक्सीजन नीचे में आके यहाँ ऑक्सीजन जमा हो जाता है। ये ऑक्सीजन हम लोग यहाँ अलग कर लिए तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रभाजी आसवन, ठीक है। फिर है कि किसी अशुद्ध नमूने से कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करें, वो आता है क्रिस्टलीकरण। कॉपर सल्फेट पाने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में जिसके द्वारा क्रिस्टलीकरण आता है क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा। क्रिस्टलीकरण इसको टिक कर लीजिए कि यह वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है, उसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कि समुद्री जल द्वारा नमक को शुद्ध करना, शुद्ध नमूने से फिटकिरी को पृथक करना, ठीक है, ये सब आपका हो गया। यहाँ एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, आप पढ़ें तेल को, मिट्टी तेल को और पेट्रोल को घुले हैं और यहाँ पे दिया हुआ है कि पेट्रोल और मिट्टी तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है, तो आसवन विधि होगा यहाँ। दही से मक्खन, इसमें क्या होगा दही से मक्खन, आप केंद्रीय बल, समुद्र जल से नमक वाष्पीकरण या क्रिस्टलीकरण, नमक से कपूर अलग करना है, ऊर्ध्वपातन। क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है, तो किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है, ठोस पदार्थों को शुद्ध किया जाता है, इसमें क्रिस्टलीकरण से ठोस पदार्थों को शुद्ध किया जाता है। फिर आते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। भौतिक परिवर्तन में आराम से हाथ से अलग कर सकते हैं, उसको थोड़ा देर रोक दिए, छन्नी से छान दिए, हाथ से बिन दिए, चलनी से चाल दिए, वो हो गया भौतिक परिवर्तन वाला चीज़ हो गया, गर्म किए मतलब भौतिक परिवर्तन हुआ उसको। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा कि उसमें केमिकल प्रोसेस होने लगता है, उसको हमको थोड़ा उष्मा देना पड़ता है तो उसका पूरा परिवर्तन हो जाता है, उसका संगठन घटक सब चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल आपको दे देते हैं क्योंकि पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन रासायनिक है कौन भौतिक परिवर्तन है। तो आपका मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया क्या है, भौतिक है कि रासायनिक है, ये भी आता है क्वेश्चन मोमबत्ती। तो यहाँ पे याद रखिएगा मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया भौतिक और रासायनिक दोनों हैं। कैसे,
मोम है, ठीक है, मोमबत्ती, मतलब इसको याद कर लीजिए, मोमबत्ती भौतिक भी है, मोम जल के फिर से ठोस भी हो जा रहा है, रासायनिक भी है क्योंकि इसमें जो गैस है वो जल के फिर विलुप्त हो जा रहा है, इसीलिए भौतिक रासायनिक दोनों हैं। यहाँ पे भौतिक रासायनिक का देख लीजिए कौन भौतिक है कौन रासायनिक है। पेड़ों का कटना भौतिक है कि रासायनिक है? पेड़ कट गए फिर से उग जाएंगे, ठीक है। मक्खन का बर्तन में पिघलना, मक्खन पिघला है फिर से जम जाएगा, भौतिक है। अलमारी में जंग लगना, अलमारी में जंग लगा है फिर से ठीक हो जाएगा, वो लगाने पर नहीं, यहाँ पे रासायनिक है क्योंकि अलमारी लोहा का, वही चीज़ जंग लग के काला हो गया, वो रासायनिक हुआ। जल का उबल कर वाष्प बनना, वाष्प बना लेकिन फिर से वो जल में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, तो उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन होगा ये रासायनिक है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना और उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाना, ये रासायनिक है, ठीक है। जल में साधारण नमक का घुलना फिर वाष्पीकरण द्वारा अलग हो सकता है, ये भौतिक है। फलों में सलाद बनना, फलों से सलाद बनाना, ये भी भौतिक है। लकड़ी और कागज़ का जलना, ये हो गया रासायनिक है, ठीक है। ये आप थोड़ा इस पे वर्क करिएगा, भौतिक और रासायनिक के पे। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट तत्व होता है, ठीक है। तत्व मतलब वह मूल पदार्थ होता है, वह मूल रूप होता है जिसका रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब तत्व को और सरल चीज़ों में विभाजित हम नहीं कर सकते। तत्व को हम बांटते हैं धातु, अधातु और उपधातु में। धातु मतलब मेटल, अधातु मतलब नॉन मेटल, उपधातु मतलब मेटलॉइड। धातु के यहाँ गुण दिए गए हैं, धातु के कुछ गुण हैं। धातु चमकीली होती है, धातु चांदी जैसा सफेद, ये चमकीली होती है, दोनों सेम है। दूसरा हो गया धातु जो होता है ताप और विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक मतलब उसमें से पास हो जाता है, वो ताप है तो एक, जैसे कि लोहा है, लोहा एक तरफ से गर्म किए दूसरे तरफ भी गर्म हो जाता है। विद्युत भी है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि बिजली का जो बोर्ड होता है उसका जो प्लग होता है उसमें हम लोग को पेन, ये क्या बोलते हैं, स्टील का या कुछ पेन, स्टील का कुछ घुसाना नहीं चाहिए, लोहा का कीलो ये सब नहीं घुसाना चाहिए, करंट मारता है क्योंकि गुड कंडक्टर होता है। सुचालक होता है, तन्य होता है, तन्य मतलब होता है इसको खींचा जा सकता है तार की तरह। सोना में सबसे ज़्यादा तन्यता होती है, वो बहुत पतला उसका तार बनाया जा सकता है। आघातवर्ण मतलब जिसको पीट कर हम लोग पतला कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं, उसको आघातवर्ण, तो मेटल भी अच्छा आघातवर्ण वर्ध होता है, सॉरी आघातवर्ध। प्रतिध्वनिपूर्ण मतलब अगर मैं उसमें से आवाज़ निकलता, अगर लोहा है, सोना है, तांबा, इसको हम मारेंगे तो उसमें से आवाज़ निकलेगा। पारा एक एक्सेप्शन है, पारा जो होता है वो धातु है लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे वो द्रव्य होता है, ठीक है। पारा ही एक एक्सेप्शन है। दूसरा होता है अधातु, नॉन मेटल जिसको बोलते हैं, जो मेटल होते हैं, ये अलग अलग रंग के होते हैं, ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं और ना ही चमकीले होते, ना ही इसको मारने पे आवाज़ होता है, ना ही आघातवर्ण होते। इसका एग्जाम्पल है अधातु का, इसका तो एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब। और तीसरा होता है मेटलॉइड, जिसमें कुछ धातु के गुण होते हैं, कुछ अधातु के गुण होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गया बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सबका एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये याद करें मेटलॉइड कौन कौन से हो गए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसमें मेन देख लीजिएगा कि दो हैं, जो पारा और ब्रोमीन, जो कमरे के ताप पे द्रव्य होते हैं। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड मतलब वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ संयोजन यौगिक होता है, समान नियत अनुपात में। तत्व दो या दो से अधिक है लेकिन उनका अनुपात जो होता है वो नियत रहता है, ठीक है, मतलब समान रहेगा। उसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे कि लोहा और सल्फ़र मिलाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये दोनों में डिफरेंस बताया गया है। ये क्या होता है, मिश्रण क्या है और यौगिक क्या है। मिश्रण का गठन परिवर्तनीय होता है, चेंज हो सकता है, ये सदैव स्थायी रहता है। उपस्थित घटकों के गुण धर्म, जो मिश्रण में जो जो उपस्थित कण है उसका गुण धर्म रहेगा। अगर पानी लिए, इसमें हम नीमक भी मिला दिए, चीनी भी मिला दिए, दोनों मिला दिए, तो हमको नीमक भी महसूस होगा, चीनी भी स्वाद आएगा, दोनों का स्वाद आएगा, तो ये मिश्रण हो गया। लेकिन इसमें पूरा गुण धर्म ही बदल देता। अगर दूध को दही बना दिए, मतलब सॉरी यहाँ दूध दही नहीं हुआ, यहाँ मतलब कि सोडियम का अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, दोनों को मिला दिए, सोडियम क्लोराइड बना, ये अलग ही सोडियम क्लोराइड का गुण होगा। हाइड्रोजन जैसे नहीं होता, हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, H2O बुझाता है, H2O यौगिक हो गया।
और फिर हो गया कि घटक को भौतिक विधि द्वारा इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक को अलग करने के लिए रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया का मतलब प्रतिक्रिया से ही इसको अलग किया जा सकता है। तत्व क्रिया करके यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। पहला वाला पॉइंट यही है ना कि तत्व क्रिया से यौगिक बना, तत्व मिला के यौगिक बन, तत्व क्रिया करके यौगिक नए यौगिक का निर्माण करते हैं ना। तत्व दो तत्वों में अगर केमिकल रिएक्शन होगा तब नया यौगिक बनेगा। मिश्रण में है कि बस दोनों को मिला देना, नया इसमें कुछ बनता नहीं है, दोनों का उसमें गुण रहता है। ठीक है, यही है कि मिश्रण गुण समान रहता है और तत्वों में गुण अलग अलग रहता है, अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट में इसको अच्छे से बताया गया कि ये पदार्थ है, पदार्थ में यहाँ इसको अच्छे समझ लीजिए। पदार्थ है, पदार्थ में आपका ठोस, द्रव, गैस दोनों आ गया। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो चीज़ में, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण बोलेंगे। मिश्रण को हम लोग बांटे समांगी और विसमांगी मिश्रण में। ठीक है, जिसमें समान संघटन होता है उसको समांगी मिश्रण, जिसका असमान संघटन होता है उसका विसमांगी मिश्रण। इसका एग्जाम्पल हो गया चीनी में जल, और भी है जल नमक घुलना, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर घुलना, जल में अल्कोहल, जल में नमक, जल में चीनी, जल में अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, ये हो गया समांगी। असमांगी में हो गया बालू नमक मिला दिए, चीनी नमक मिला दिए, रक्त हो गया, तेल हो गया, तेल में जल मिला दिए, ये सब हो गया असमांगी। रक्त, बस रक्त भी लिखा है ना तो रक्त सोचिएगा लाल लाल सब जगह लाले है तो वो समांगी मिश्रण है, नहीं, उसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रहता है, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, तो वो हो गया विसमांगी मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ में क्या होगा, शुद्ध पदार्थ को फिर दो भाग में बांटे, तत्व, एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड। तत्व मतलब सरल पदार्थ हो गया, इसको हम लोग तत्व और नहीं विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और लेकिन यौगिक हो गया, यौगिक को हम लोग रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जल हो गया, मीथेन हो गया, चीनी हो गया। जल क्या हुआ, H2O हो गया, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं किस चीज़ में, H2 में और O2 में। ठीक है, वही हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है और H2O बुझाता है। ठीक है, ये हो गया हमको आज का। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, MCQ है, वो सारा चीज़ हम लोग अगले वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। आज हम लोग ने काफ़ी कुछ पढ़ा है, आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिए। जो कॉपी में नोट किए हैं, जो मैंने इसमें नोट किया, इसका PDF मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूँगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि यहाँ दिया हुआ है। इसको आप लोग लिख के एजुकेशन विद हब टाइप करेंगे उसमें, वहाँ टेलीग्राम पे, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। और साथ में मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।